नमस्कार, मनी गुरु देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। मार्केट साइकिल चाहे बुल हो या फिर बेयर, एसआईपी हर दौर में निवेशकों का सबसे भरोसेमंद साथी साबित हुआ है। मौजूदा बाजार में को अगर देखें तो सवाल ये उठता है कि क्या अभी एसआईपी शुरू करने का सही समय है या कोई भी समय एसआईपी शुरू करने के लिए सही ही होता है। साथ ही आपको हम आज भी ये भी बताएंगे कि क्या होते हैं एसआईपी के 5731 का मंत्र और समझेंगे कि हर बाजार में एसआईपी क्यों है हिट। वेल्थ क्रिएशन में कैसे ये आपकी कर सकता है मदद। इस शो में हमारे साथ है मनी फ्रंट के सीईओ मोहित गांग, साथ ही सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूनम रुंगटा भी इस वक्त हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस शो पर। और एसआईपी एक ऐसा मंत्र जो वेल्थ क्रिएशन होता है ना, उसको कहते हैं कि वेल्थ क्रिएशन अगर आपको करना है तो सबसे बढ़िया मंत्र है कि आप एसआईपी को पकड़ लीजिए। मोहित, क्या आप इससे रिलेट कर पाते हैं कि एसआईपी एक बहुत ही अच्छा जरिया है अगर आप धीरे धीरे अपना एक बड़ा वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं तो? जी। स्मिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद शो में बुलाने के लिए। देखिए, एसआईपी के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि ये एक ही ऐसी चीज़ है जो मैंने करीब 20 साल से पकड़ी हुई है अपने खुद के लिए। जब करियर की शुरुआत की थी फिनेंस में, बैंकिंग में 2005 में, तब से लेकर अब तक एसआईपीज कायम है और वो चल ही रही है। और उसका जो परिणाम देखने को मिलता है पोर्टफोलियो में, अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं हैंड ऑन हार्ट, आई थिंक उससे अच्छा कोई भी निवेश नहीं रहा है मेरी लाइफ में। राइट। इसमें बस एक ही बात है स्मिता जी, जो कि हमने बार बार दोहराई है आपके माध्यम से शो पर, कि एसआईपी की सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है कंटिन्यूटी और पेशेंस। अगर आप 1 साल 2 साल 3 साल की एसआईपी कर रहे हैं तो काफी चांस है कि आपको शायद लॉस देखने को मिल सकता है। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी ने पिछले साल ही एसआईपी शुरू की है तो बहुत काफी हद तक ये हो सकता है कि उनके पोर्टफोलियो में उनको अभी लॉसेस देखने को मिले। बट ऐसा भारतीय बाजार में कभी नहीं हुआ कि आपने 10 साल तक की एसआईपी चलाई है और आपको किसी लार्ज कैप या डाइवर्सिफाइड फंड की एसआईपी में लॉस देखने को मिला है। ये मैं नहीं बोलता, ये आंकड़े बोलते हैं। तो अगर आपने 7 से लेकर 10 साल तक की एसआईपी बना के रखी है तो डेफिनेटली आप पॉजिटिव रिटर्न्स अर्न कर ही रहे हैं। तो एसआईपी जो है वो ना सिर्फ एवरेजिंग का जरिया है, बट वो एक जरिया है आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करने का। और जितना ज्यादा आप इसे कंटिन्यू करेंगे, पेशेंस के साथ चलाएंगे, इसके साथ में आप उठापटक ना करके इसको चेंजेस नहीं करेंगे, बार बार रोकेंगे और चलाएंगे नहीं, तो ये बहुत अच्छी आपके लिए रिटायरमेंट कॉर्पस क्रिएट करके देगी। तो हमेशा इसे लॉन्ग टर्म के नजरिए से देखिए, उससे अच्छा कोई दूसरा वेल्थ क्रिएशन का जरिया नहीं है। बिल्कुल। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है जब मार्केट में बहुत ज़्यादा उठा-पटक होती है तो लोग इसे भूल जाते हैं कि एसआईपी के कितने बेनिफिट्स होते हैं, क्योंकि उनको फिर ये लगता है कि ये बहुत ही स्लो स्टडी है। इसका इंतज़ार करते रहेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमसे छूट जाएँगी। बहुत सारे ऐसे मार्केट साइकिल हैं जिसका हम हिस्सा नहीं बन पाएँगे और पिछले दिनों हमने ये देखा भी गोल्ड को लेकर, जिस तरीके से लोगों में पागलपन एक तरीके से दिखा। ऐसे में कुछ रूल्स काम आते हैं पूनम जी, और तभी कहा जाता है कि अगर इन रूल्स पर आप स्टिक करते हो तो कहीं ना कहीं आप आराम से जो अपनी फाइनेंशियल जर्नी है उसको पूरा कर लोगे। आज हम उन्हीं में से एक रूल 7531 का डिस्कस करने जा रहे हैं। आप कैसे इस रूल को समझाएंगी लोगों को? तो स्मिता, जब भी हम निवेश की बात करते हैं और एक प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग के तहत हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए हम एक प्लानिंग शुरू करते हैं, तो उसमें कई सारे ऐसे रूल्स हैं जो आपको एक डिसिप्लिन तरीके से निवेश करने के लिए और मोटिवेट करता है कि आपको इसमें क्यों बने रहना है। चाहे वो ये 7531 का रूल हो, चाहे हम इन्वेस्टिंग शुरुआत में हम जो बोलते हैं ना 50 30 20 का रूल हो, जो भी रूल हम अपनाएं उसके उसको ये इसीलिए समझना है कि आपको निवेश के लिए क्या चीजें ध्यान में रखनी है और उसके लिए आपको अपने गोल्स को जो अचीव करने के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, तो वो रैंडमली ना होके बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से, डिसिप्लिन तरीके से आगे बढ़े। तो यही एक रूल है जो हमें 7531 है, जो एसआईपी की शुरुआत किस तरह करनी है, कितनी करनी है, कब तक करनी है और उसमें स्ट्रैटेजी क्या-क्या लगानी है। ये एक रूल सभी कुछ बहुत अच्छे से समझा देता है कि सबसे पहला जो हम इसमें समझेंगे 7, नंबर 7 जो शुरुआती नंबर है इस रूल का, कि हमें कितने समय के लिए करनी है एसआईपी।
तो ये तो एक नोन फैक्ट है और कि एसआईपी लंबे समय के लिए ही करनी है। जैसे मोहित ने बहुत अच्छे से अभी बताया कि 20 साल से वो एसआईपी में डटे हुए हैं, कर रहे हैं पेशेंटली। तो आपको 7 साल तो मिनिमम समय रखना है, क्योंकि जो एसआईपी के जो 2 मेजर फैक्टर्स हैं, जो ब्यूटी है उनकी, वो है कंपाउंडिंग और दूसरी है एवरेजिंग। जितना लंबा समय होगा उतनी कंपाउंडिंग बेहतर मिलेगी, जितना लंबा समय होगा उतना ही आप उसमें एवरेजिंग बेटर कर पाएंगे। और जहां आप बात करते हैं ना स्मिता जी की, अभी हमने हाल में देखा कि मार्केट जब लो था तो लोग पैनिक करके अपने एसआईपी बंद कर रहे हैं। तो मैं उल्टा इस बात को लेना चाहूंगी कि अगर मेरे एसआईपी टेन्योर के दौरान मार्केट्स अगर नीचे है, मार्केट्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि मुझे कम पैसे में सेल लगा हुआ है भाई। तो सेल में कोई ज्यादा खरीदने जाता है कि फिर अपना खरीदारी रोकता है? तो मुझे अगर उस पीरियड में बिना सोचे बिना ब्रेन लगाए ऑटोमेटिकली मेरे को ज्यादा यूनिट्स मिल रही है, तो मुझे लॉन्ग टर्म में उसका फायदा होना ही होना है। तो ये सेल पीरियड में कभी भी हमें पैनिक भी नहीं होना है और 7 साल मिनिमम समय लेके चलना है। ये पहला रूल है इस पूरे फॉर्मूला का। अगर आप 5 साल के लिए मान लीजिए 10,000 की एसआईपी कर रहे हैं और 12% से आप रिटर्न अगर समझ के चलते हैं, तो आप जमा कर पाएंगे 8 लाख रुपए अंदाजन। वही अगर एसआईपी को आप 10 साल कर लेते, तो आप ये सोच लीजिए कि आप टेन्योर डबल हो रहा है, मगर आपका जो रिटर्न का आंकड़ा है वो कई गुना बढ़ के हो जाएगा, 23 से 24 लाख। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ कंपाउंडिंग। जितना लंबा समय है तो मिनिमम 7 इयर्स तो रखना ही रखना, उससे ज्यादा रखेंगे तो बहुत अच्छा है। तो ये मैंने आपसे पहले जो 7 नंबर की बात करी इस रूल की, कि आपको लंबे समय इन्वेस्ट करना है और स्ट्रक्चर्ड तरीके से, डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्टेड रहे। बिल्कुल। मोहित, मैं आपके पास आती हूँ। थोड़ा अलग है मेरा सवाल आपके लिए, वो ये, क्योंकि आपने तो शो की शुरुआत में ही बोला कि यही एक ऐसी चीज़ है जिससे आप करियर की शुरुआत से ही जुड़े हो। मुझे लगता है आपके जैसे जो भी लोग हैं जो इस तरीके से ब्लाइंड फेथ तो नहीं कहूँगी मैं, लेकिन कंप्लीटली जो फेथ जिनका एसआईपी में है, उनके लिए इस तरीके के रूल कोई मायने रखते हैं? जी, स्मिता जी, वैसे आप इसे ब्लाइंड फेथ बोल सकते हैं क्योंकि उसी तरह का फेथ है एसआईपी पे। मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी उस शब्द से, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ चीज़ों से आपका नाता इतना गहरा हो जाता है कि आपको उन पे जो भरोसा या यकीन होता है वो कुछ बहुत बड़े हद तक बढ़ जाता है। तो ऐसा ही कुछ एसआईपी को लेकर आई थिंक भारतीय निवेशकों को हो चुका है, जो बहुत सालों से कर रहे हैं और जो अभी शुरू कर रहे हैं उनको भी आने वाले कुछ सालों में ये जरूर हो जाएगा। राइट। तो अब जहाँ तक इन तरह के रूल्स की बात है, देखिए ये सारे रूल्स इसलिए बनाए गए हैं कि एक जो आम निवेशक है, जो रिटेल निवेशक है, वो सरल भाषा में, सरल तरीके से कैसे अपने निवेश की प्रक्रिया को एक ऑटोमेट कर सकता है, उसकी सहूलियत के लिए है। ये ऐसा कास्ट इन स्टोन नहीं है कि आपको 7 ही साल रखना है। आप 5 साल करेंगे तो भी आपको फायदा होगा, आप 10, 15, 20 रखेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको 5 ही बकेट्स में डालना है, बट हाँ, 5 बकेट्स मिनिमम होने चाहिए ताकि आप उसे अच्छी तरह से डाइवर्सिफ़ाई कर सकें, हर चीज़ का सही साइकिल में लाभ उठा सकें। तो 5 बकेट्स क्या हैं? बहुत सिंपली अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले तो एक लार्ज कैप फंड होना ही चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। लार्ज कैप एलोकेशन इज़ लाइक द फाउंडेशन स्टोन फॉर योर पोर्टफोलियो। तो वो आपका पहला बकेट हो गया। दूसरा, आपको मिड एंड स्मॉल कैप का बकेट रखना है, जो आपका हाई रिस्क, थोड़ा-सा ज़्यादा वोलेटाइल और लॉन्ग टेन्योर के हिसाब से है। रिटर्न की संभावना ज़्यादा है, वोलेटिलिटी डेफिनिटली ज़्यादा है, बट अगर आप लंबी अवधि के लिए कर रहे हैं, जैसा पूनम जी ने भी बोला कि 7 साल से ऊपर आप कर रहे हैं, तो डेफिनिटली मिड या स्मॉल कैप का एलोकेशन आपका बनता ही बनता है। तीसरा एलोकेशन आपका एक वैल्यू बकेट का होना चाहिए। अमूमन हमने देखा है कि भारतीय मार्केट में जो फंड्स हैं, वो ग्रोथ स्टाइल से इन्वेस्ट करते हैं। कुछ हद तक ग्रोथ, कुछ हद तक क्वालिटी, उस तरह के फंड्स हमको देखने को मिलते हैं। तो वैल्यू फोकस्ड जो फंड्स होते हैं, वो थोड़े कम होते हैं। तो कहीं न कहीं आपको अपने पोर्टफोलियो में एक वैल्यू टिल्ट देना है, यानी ऐसे स्टॉक्स, ऐसे फंड्स में निवेश करना है जो कि वैल्यू फिलॉसफी पे, यानी वैल्यूएशन वाइज़ ये थोड़े से सस्ते जो सेक्टर्स या स्टॉक्स दिखते हैं, वहाँ पर निवेश कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका एक तीसरा बकेट। चौथा बकेट एक आपका होगा फिक्स्ड इनकम का।
जो कि आपके शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए होगा, इमीडिएट नीड्स के लिए होगा। ये लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए बकेट नहीं है, बट कहीं ना कहीं आपका इमरजेंसी कॉर्पस, आपके 2 से 3 या 3 से 5 साल के रिक्वायरमेंट्स के लिए आपके पास एक फिक्स्ड इनकम बकेट होना चाहिए, जो आपको कभी भी इमरजेंसी में लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सके। और पांचवा बकेट आपका कमोडिटी का बकेट होगा। मोस्टली मैं इसमें गोल्ड रखूंगा, कभी ना कभी आप शायद इसमें दूसरे कमोडिटीज को मिक्स कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं आपको गोल्ड का एक अच्छा एलोकेशन आपको देना ही होगा। अब जैसा मैंने कहा, ये कास्ट इन स्टोन नहीं है, आप इसको फ्लेक्सिबली देख सकते हैं। इक्विटीज के अंदर में जहां लार्ज कैप का बकेट है या मिड स्मॉल का बकेट है, वहां पर इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग को इंक्लूड कर सकते हैं, कहीं थोड़ा सा वैल्यू टिल्ट को कम कर सकते हैं। कुछ ना कुछ आपको हर पर्सनैलिटी के हिसाब से, हर गोल के हिसाब से, हर रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आपको इसको ऑल्टर करना पड़ेगा, बट ब्रॉडली दिस इज हाउ यू विल डाइवर्सिफाई अक्रॉस डिफरेंट बास्केट्स। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी आपने भी समझाई, और ये भी अपने आप में एक बहुत बेहतरीन बात होती है, क्योंकि हर किसी को अपने हिसाब से अपने निवेश को समझना होता है, और आप तो खैर लोगों को भी समझाते हैं, तो फिर आपसे बेहतर ये और कौन समझा सकता है कि एक रूल के बियॉन्ड भी चीज़ें होती हैं जो आपको समझनी है। लेकिन पूनम जी, आजकल ऐसा है ना कि मैनिफेस्टेशन तो हम पहले भी करते आ रहे थे, लेकिन इसको आप लिखिए, लिख के आप सोचिए कि आपको क्या चाहिए। ये जो थ्योरी है ना, ये लोगों को बड़ा पसंद आती है, और इमीडिएटली उनका जो ब्रेन है वो रिस्पॉन्स भी करता है। आप किसी को अगर मान लीजिए आप इस रूल के बारे में बताएं, अचानक ही उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है कि आखिरकार इस रूल में है क्या, इसको कैसे जाने, इसको कैसे समझें। ऐसे सब समेटने के लिए और ख़ास करके यंग इन्वेस्टर्स को समझाने के लिए, क्या आपको लगता है कि इस तरीके के जो नियम हैं 7, 5, 3, 2, 3, 1 ऐसे नियम बड़े काम आते हैं? डेफिनेटली जब हम किसी को रूल के तहत कोई बात बताते हैं तो एक डिसिप्लिन सा माइंड में आ जाता है कि हाँ, हमें ये फॉलो करना है। हम कुछ कर रहे हैं तो उसकी उसके क्या रूल्स हैं, रेगुलेशंस है। कोई भी चीज रूल्स के साथ आती है तो हम थोड़े से उसमें सीरियस हो जाते हैं। तो डेफिनेटली जब शुरुआती टाइम में जब कोई शुरू कर रहा है जस्ट, और उसको ये बातें बताई जाए कि भाई तुम्हें ये रूल्स फॉलो करना, तो डेफिनेटली माइंड में एक सोच गहरी होती है कि हाँ, हमें पैनिक नहीं करना। जैसे हम इस रूल में आगे बढ़े तो जो नंबर 3 है इसके अंदर, वो है हमारे बिहेवियर को लेके। तो यहाँ मैं ये कहना चाहूंगी कि एसआईपी में पैसे बनते ही बनते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मोहित भी बता रहे हैं, आप भी बता रहे हैं, मैं भी बता रहे हैं, हर कोई बताता है, और हम मैच्योर मार्केट में हमने ये देख भी लिया है। मगर फिर भी अगर किसी के पैसे नहीं बने एसआईपी में, वो सिर्फ और सिर्फ उस इंडिविजुअल के बिहेवियर की वजह से नहीं बने। एसआईपी का उसमें या कोई फंड का इसमें कोई रोल नहीं है। ये मैं इतना कॉन्फिडेंटली इसलिए बता रही हूँ कि ये जो चलते मार्केट में हमने देखा है कि लोगों को इतना समझाने के बावजूद उन्हें एसआईपी रोक देनी है, क्योंकि मार्केट गिर रहा है। और वो ये बात नहीं समझते कि सेल लगाया, ज्यादा खरीदना है। तो जो बिहेवियर है, 3 तरह के बिहेवियर, उसमें अपने रैशनिंग कैसे रखनी है, अपने आप को कैसे फोकस्ड रखना है और डिसिप्लिन मेंटेन करना है, वो बहुत जरूरी है। और वो ये 3 बिहेवियर ये हैं कि एक तो आपको ग्रीड नहीं करना है कि भाई मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है तो मैं उसमें और ज्यादा नंबर 1 पैसे लगा दूं, या मैं मार्केट गिर रहा है तो मैं एसआईपी बंद कर दूं। और इसमें हमें फियर भी नहीं करना है, और साथ ही ग्रीड नहीं करनी है। और साथ ही जो हमारे 3 तरीके के फेजेस आते हैं एसआईपी में, जैसे पहले फेज में होता है कि आप देखेंगे कि अगर मार्केट अच्छा नहीं चल रहा है, जैसे अभी के दौर में आप देखेंगे तो पिछले 3 साल में बहुत अच्छे रिटर्न्स नहीं बने हैं, तो इन्वेस्टर थोड़ा सा पैनिक होता है, इरिटेशन होता है कि नहीं मैं बंद कर दूं। वो आप ना करें, बिल्कुल। बिकॉज ये शुरुआती दौर में और ऐसा होता है। इसीलिए हम अलग-अलग तरीके से लोगों को समझाने के लिए ऐसे नियम को डिस्कस भी करते हैं। अब मैं चाहूंगी कि फटाफट हम एक बार ये भी जान लें कि आज आप लोग कौन-कौन से वो फंड्स एसआईपी के लिए लेकर आए हैं इन्वेस्टर्स के लिए। तो सबसे पहले आपके पास आती हूँ मोहित, दर्शकों के लिए कौन से फंड्स आपके पसंदीदा? जी, लार्ज कैप में मैंने हमेशा ही पैसिव फिलोसफी को माना है। बंधन लार्ज कैप में बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी इन्वेस्को लार्ज एंड मिड कैप, प्योर मिड कैप में ईडलवाइज मिड कैप, एंड प्योर स्मॉल कैप में फ्रैंकलिन स्मॉल कैप। ये 3 एक्टिव एलोकेशंस रहेंगे, और एक कमोडिटी एलोकेशन के हिसाब से एक्सिस गोल्ड या एबीएसएल गोल्ड फंड। पूनम, आपके पसंदीदा फंड्स कौन-कौन से हैं? तो फंड्स तो हमारे पसंद के जेनरिक है बहुत, मगर हर एक की रिस्क एपेटाइट से और पसंद से आप उसे बिल्कुल देख सकते हैं। तो लार्ज कैप कैटेगरी में मिराई या मैं निप्पॉन लार्ज कैप को पसंद करती हूँ। उसके बाद फ्लेक्सी कैप कैटेगरी मुझे लगता है एक ऑल राउंडर है, तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड।
मिड कैप कैटेगरी में आप व्हाइट ओक ले सकते हैं, या फिर आप कोटक मिड कैप की तरफ देख सकते हैं। स्मॉल कैप में बंधन मिड कैप, और एक हाइब्रिड कैटेगरी का फंड जरूरी है। जैसे हम एक कमोडिटी की बात करते हैं तो एक मल्टी एसेट फंड, डीएसपी मल्टी एसेट, जिसमें गोल्ड, सिल्वर, रीट सभी तरीके के चीजें हैं, तो आप उसे चुन सकते हैं। ओके, चलिए, तो इसी के साथ एसआईपी का ये मूल मंत्र कि अगर आप एसआईपी में बने रहेंगे तो बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएशन अपना आराम से करते रहेंगे। और आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए और हमसे अपने शेयर और स्ट्रैटेजी दोनों ही शेयर करने के लिए, अपने फंड शेयर करने के लिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि कैसे हर मार्केट साइकिल में एसआईपी देता है आपका साथ। साथ ही ये जानेंगे कि क्या स्मॉल कैप में निवेश करने का आ गया है टाइम। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जानेंगे ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। एसआईपी क्यों जरूरी है, और सबसे बड़ी बात कि क्या हर मार्केट साइकिल में एसआईपी जरूरी है, और क्या हर मार्केट साइकिल में एसआईपी हिट है। बहुत सारे सवाल हैं एसआईपी को लेकर, और साथ ही ये भी कि क्या स्मॉल कैप में निवेश करने का जो सही समय है वो आ चुका है। इन तमाम सवालों का जवाब जानेंगे हम। हमारे साथ इस शो में जुड़ चुकी हैं अमृता सिरोहिया, जो को फाउंडर एंड एमडी हैं IND मनी की। अमृता, वेलकम मनी गुरु में। और सबसे पहले मुझे एक बात बताइए कि हर मार्केट साइकिल में एसआईपी करना क्यों इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, एसआईपी का काम ही है कि मार्केट साइकिल को बिल्कुल ही इग्नोर कर देना। उनका काम ही है, वो डिजाइन ही किए गए हैं मार्केट वॉलेटिलिटी के लिए। इसका मतलब है कि जब मार्केट आपकी नीचे जा रही हैं, वो आपको ज्यादा यूनिट्स खरीदने को मिलता है, और जब मार्केट्स ऊपर जा रही हैं तो जो आपने ऑलरेडी इतनी एसआईपी करी है वो कंपाउंड हो रही हैं। इसी से रुपी कॉस्ट एवरेजिंग होता है, और इसीलिए एसआईपी डिजाइन ही करी गई है मार्केट साइकिल को बिल्कुल ही इग्नोर कर देने के लिए और लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग करने के लिए। और अगर आप देखें तो चाहे आप 14 महीने का डेटा ले लीजिए, ओवर 167 फंड्स जो आपकी एसआईपीज हैं, उन्होंने डबल डिजिट रिटर्न दिए हैं मार्केट वॉलेटिलिटी को बिल्कुल ही अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करते हुए। इसीलिए मार्केट साइकिल्स का सिप से कोई लेना देना नहीं है उसको, तो वो बनाए इसीलिए गए हैं कि एसआईपी के माध्यम से आप उसका फायदा उठा पाएं। और ये बात भी सही है, मतलब आपने ये बात बिल्कुल सही कही कि रुपए कॉस्ट एवरेजिंग का फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा अगर मार्केट नीचे नहीं जाता है। तो इट मीन्स कि आपको सारे ही मार्केट में एसआईपी से फ़ायदा तो मिलता है। लेकिन जो मौजूदा वैल्यूएशन है, क्या आपको लगता है कि एसआईपी अगर किसी ने अभी तक शुरू नहीं की है उसके लिए ये बिल्कुल राइट टाइम है? सबसे बड़ा ही जो इन्वेस्टिंग का मिथ है वो ये है कि मैं करेक्शन की वेट कर लेता हूँ एसआईपी स्टार्ट करने के लिए। अगर आप डेटा देखेंगे तो टाइमिंग का कोई मतलब ही नहीं है सिप से भी। अगर आप सिप चाहे डाउनटर्न में स्टार्ट करें या बहुत हाई मार्केट पे स्टार्ट करें, अगर आप लंबे पीरियड के समय पर देखें तो सिप्स आपको एवरेज आउट करके वही 14-15% रिटर्न दे ही देंगी। और वो भी अगर अगर आप देखें, करंटली ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ से ऊपर मंथली सिप चल रही है, और वो इसलिए नहीं चल रही कि लोगों का अंधा विश्वास है, वो इसलिए चल रही है बिकॉज लोगों ने सिप में पैसे कमा के देखे हैं और मार्केट साइकिल्स को रुपी कॉस्ट एवरेजिंग करके अपने रिटर्न्स मैक्सिमाइज करे हैं। आपका कहना बिल्कुल सही है कि वैल्यूएशंस अभी स्ट्रेच्ड है, कुछ पॉकेट्स में स्ट्रेच्ड है, पर अगर आप जो इंडिया की एक अर्निंग्स ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है उसको देखें, जीडीपी ग्रोथ देखें, फाइनेंशियलाइजेशंस जो सेविंग्स की हो रही है, मिडिल क्लास जो जिस रेट से ग्रो कर रहा है, वो सारे अभी भी फुल्ली इंटैक्ट थीम है। इसीलिए आपको जो एसआईपी है वो एक फेज्ड एंट्री देती है अपनी वैल्यूएशंस और रिस्क को ऑटोमेटिकली न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो अब सिप को सही कोई भी सिप को शुरू करने के लिए आपको मार्केट्स चीप है कि नहीं ये देखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल डिसिप्लिन की जरूरत है बस। बिल्कुल, यानी कि हर एक मार्केट एसआईपी के लिए होता है। ज़रूरी नहीं कि आप करेक्शन का वेट करें और वही मार्केट आपको लगे कि एसआईपी के लिए सही है। सो अब हम बात थोड़ा सा स्मॉल कैप की कर लेते हैं। क्या आपको लगता है कि जो अलग अलग मार्केट साइकिल है उसमें आपके लिए एक स्मॉल कैप फंड अगर आप लेते हैं तो ये हमेशा आपके पोर्टफोलियो के लिए काफ़ी मददगार होता है? देखिए, जो स्मॉल कैप होता है विच इज जो छोटी कंपनियां होती हैं वो हाई बीटा कैटेगरी होती हैं। इसका मतलब है कि वो बुल फेज में बहुत जोर से आउट परफॉर्म करती हैं, पर वो करेक्ट भी बहुत शार्पली करती हैं, वहां पे डाउन टर्न्स भी बहुत बड़े होते हैं।
तो उसकी जो वॉलेटिलिटी है वो काफी इन्वेस्टर्स को इट कैन स्केयर पीपल। इसीलिए जो सिप है वो आपको इस कैटेगरी में जरूर करनी चाहिए, लेकिन उसकी जो एनएवी है वो डेली ना देखें, राइट। अगर आप देखें अगर आप लंबे समय के लिए कर रहे हैं 10 साल 8 7 साल, तो आप आराम से स्मॉल कैप में सिप कर सकते हैं। लेकिन करेक्शंस जब होते हैं, जब डाउन टर्न आता है, आप उस सिप को चालू रखिए और उसको लॉन्ग टर्म में खेलने दीजिए। सो यही आई विल से अबाउट स्मॉल कैप्स। ओके, एंड अभी कौन कौन से सेक्टर्स आपको दिख रहे हैं जिसमें आगे आपको काफ़ी ग्रोथ पोटेंशियल दिखती है उन सेक्टर्स में? सो अगर आप डोमेस्टिकली बात करें तो वी आर क्लियर, हम बिल्कुल एक केपेक्स लेड साइकिल में हैं। इसका मतलब है कि मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बिल्कुल रीशेप हो रही है पीएलआई स्कीम्स के साथ, चाइना +1 शिफ्ट के साथ। जो फाइनेंशियल्स है विच इज़ बैंक और एनबीएफसीज, वहाँ पे भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्रेडिट ग्रोथ हो रही है, स्पेशली रिटेल और एमएसएमई लेंडिंग में। कंजम्पशन जो है वो प्रीमियमाइज हो रही है। इंडियंस जो हैं वो अपने कैटेगरीज को ट्रेड अप कर रहे हैं। सो अगर आप देखें ये सारी स्ट्रक्चरल जो चेंजेस हैं, ये काफी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए नहीं, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये बहुत अच्छी स्ट्रक्चरल ट्रेड ऑफ्स हो रही हैं। पर मेरे हिसाब से जो जो मुझे लगता है एक सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएशन वेव है इस डेकेड का, वो होगा एआई। और अगर आप देखें ग्लोबल मार्केट में एआई जो है वो इट्स प्रोजेक्टेड टू ग्रो फ्रॉम 184 बिलियन टू 826 बिलियन बाय 2030। इनविडिया जैसे जो शेयर्स हैं उन्होंने 73% रेवेन्यू सर्च बताया है। तो जो यूएस का टेक सेक्टर्स है वहाँ पे मुझे पोटेंशियली काफ़ी सेक्टर ग्रोथ दिख रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब इंडियन इन्वेस्टर्स को ऑफशोर अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे इन्वेस्टमेंट्स आप यूएस स्टॉक्स और ईटीएफ्स में चाहे आप QQQ फंड, S&P 500, आप डायरेक्टली अपने फ़ोन से इजीली कर सकते हैं LRS के अंदर। सो मेरे ख्याल से केपेक्स लेड डोमेस्टिकली और एआई बूम ग्लोबली, ये 2 सेक्टर्स हैं जो काफ़ी प्रॉमिसिंग हैं। ओके, इसके अलावा एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि हमने हाल के दिनों में स्मॉल कैप में स्पेशली बहुत करेक्शन देखा। अब हम देख रहे हैं वापस से उसमें जो इन्फ्लो है वो लौट रहा है। क्या आपको लगता है कि लोगों का भरोसा उस तरफ फिर लौटा है और ये अब सही समय है कि अगर किसी के पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप नहीं है तो उसको शामिल करना चाहिए? बिल्कुल। स्मॉल कैप, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जब डाउन टर्न आता है और जब अप टर्न आता है तो उसके काफ़ी स्टीप होते हैं। बट अगर आप देखें रियल वेल्थ क्रिएशन जो है छोटी कंपनियों के माध्यम से ही की जा सकती है। सो स्मॉल कैप एक बहुत एक्साइटिंग कैटेगरी है और अगर आपने एक्सपोजर नहीं लिया है बिल्कुल लीजिए, SIP के माध्यम से लीजिए। बहुत सारे अच्छे स्मॉल कैप फंड्स हैं, एक्सिस स्मॉल कैप, बंधन स्मॉल कैप, ये सारे फंड्स हैं जो आपको इजीली सिप के माध्यम से स्मॉल कैप में एक्सपोजर दे सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच अमृता, हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए और इतने अच्छे तरीके से पूरी एनालिसिस स्मॉल कैप से लेकर SIP की करने के लिए। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ मनी गुरु के आज के इस एपिसोड में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।